नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते के वीकली वाणी के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इस हफ्ते का टाइटल है विनर्स एंड लूजर्स। तो बेसिकली यहाँ पे दो कॉन्टेक्स्ट के अंदर है कि एफआईआईज ने कौन से सेक्टर्स के अंदर निवेश किया, कौन से सेक्टर्स से पैसा निकाला, और दूसरे विनर्स एंड लूजर्स हैं जीडीपी के सेक्टर्स, जिनकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम मई का डेटा देखें और एफपीआईज का इनफ्लो और आउटफ्लो देखें तो यहाँ पे कौन से सेक्टर्स के ऊपर एफपीआईज बुलिश थे, कौन से सेक्टर्स के ऊपर बियरिश थे, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। यहाँ पे आपने ऑलरेडी ये न्यूज़ पढ़ ली होगी कि जो जीडीपी है वो फाइनेंशियल ईयर 21 में 7.3% श्रिंक हुई। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि जो क्वार्टर 4 था उसके अंदर 1.6% की ग्रोथ देखने को मिली। अब दोस्तों, यहाँ पे विनर्स एंड लूजर्स की बात कर लेते हैं कि जीडीपी का जो डेटा है उसके अंदर कौन से सेक्टर्स ने ग्रोथ के अंदर मदद की और कौन से सेक्टर्स ने यहाँ पे हमें एक नेगेटिव हमें स्लम देखने को मिला, या जहाँ पे हमें देखने को मिला कि इन सेक्टर्स ने जीडीपी को ड्रैग किया। तो दोस्तों, यहाँ विनर्स के अंदर आप सबसे पहले देख सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसकी जो परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। 3.6% की फुल ईयर ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिली। इसके अलावा दोस्तों, कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। 14.5% फोर्थ क्वार्टर में इसने ग्रोथ दिखाई। थर्ड दोस्तों, आप मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हैं जो कि विनर्स की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, यहाँ पे लूजर्स के अंदर शामिल हैं सर्विसेज के अंदर 18.2% का स्लम्प देखने को मिला। इसके अलावा दूसरा जो सेक्टर जिसके अंदर हमें डी ग्रोथ देखने को मिली या कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली वो है दोस्तों कंजम्पशन, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली हमने पिछले हफ्ते के वीकली वाणी में भी चर्चा की थी कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये किस तरीके की साइकिल होती है। तो यहाँ पे जो वरी है वो ये कि डिमांड जो है, अगर कंजम्पशन नहीं रिवाइव होती तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। तो ये जो है इसकी चर्चा हम पिछले हफ्ते कर चुके हैं। दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले जो महत्वपूर्ण न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो ऑल टाइम लो पे है। ये आरबीआई का एक सर्वे है जिसके अंदर ये बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ऑल टाइम लो पे पहुंच गया है। तो यहाँ पे ये एक फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स होता है और एक करंट सिचुएशन इंडेक्स होता है। तो बेसिकली ये दोनों जो हैं वो ऑल टाइम लो पे हैं, और इसके अंदर आपको पूरी जो यहाँ पे डिटेल्स भी दी गई हैं। तो अगर आप ये आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है। दोस्तों, एक और बात मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं जो भी बता रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में नॉलेज जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस के ऊपर है। ये मेरा पर्सनल व्यू नहीं होता। जैसे कि पिछले हफ्ते मैंने जो भी बताया वो पब्लिक डोमेन में है, मेरा पर्सनल ओपिनियन अलग हो सकता है। तो यहाँ मैं जो बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी जानकारी दी जा रही है वो पब्लिक डोमेन में जो जानकारी अवेलेबल है और जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, मैं केवल आपको वही बातें बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जीडीपी में जो सर्विसेज है उसके अंदर एक बहुत बड़ा स्लम्प देखने को मिला। तो यहाँ पे जो पीएमआई का डेटा जो अवेलेबल है इस समय उसके अंदर देखने को मिला कि जो सर्विसेज की बिजनेस एक्टिविटी है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं। तो ये हम पहले भी वीकली वाणी में चर्चा कर चुके हैं कि 50 से ऊपर अगर ये स्कोर रहता है तो इसका मतलब एक्सपेंशन, लेकिन जब ये स्कोर 50 से नीचे चला जाता है इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स है ये 46.4 था मई के अंदर, अप्रैल में ये 54 था। तो इसका मतलब इसके अंदर हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली। तो नटशेल में कहा जाए कि जो ये पेंडेमिक की सेकंड वेव है इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी, जो सर्विस बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उन पे पड़ा है। आपको मालूम है कौन से सेक्टर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सर्विसेज के ऊपर इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला। दोस्तों, अब यहाँ पे एक अच्छी न्यूज़ की तरफ चलते हैं जहाँ पे मूडीज़ ने कहा है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो फाइनेंशियल ईयर 22 में 9.3% ग्रो
कर सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो रिस्क हैं वो अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका मानना है कि हमारी इकोनॉमी 9.3% ग्रो कर सकती है। तो अगर आप ये पूरा विस्तार से देखना चाहते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगली जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये कि एनएसई ने 4 स्टॉक्स को एफएनओ सेगमेंट के अंदर ऐड किया है जुलाई सीरीज से। तो ये जो 4 स्टॉक्स हैं ये अवेलेबल होंगे आपके फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। ये 4 स्टॉक्स हैं आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, दूसरा है दोस्तों कोरोमंडल इंटरनेशनल, तीसरा है इंडियन होटल कंपनी, चौथा है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। तो ये 4 स्टॉक्स जो हैं ये जुलाई सीरीज से अवेलेबल होंगे आपके एफएनओ सेगमेंट में। दोस्तों यहाँ पे सेबी ने एक सर्कुलर निकाला है जहां पे इन्होंने ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है म्यूचुअल फंड्स के अंदर उसको इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पे जो की पॉइंट्स हैं कि ओवरऑल इंडस्ट्री की लिमिट जो है वो $7 बिलियन रहेगी और किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर ये अमाउंट जो है $1 बिलियन से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। इसके अलावा दोस्तों म्यूचुअल फंड्स जो हैं ओवरसीज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अंदर मैक्सिमम $300 मिलियन प्रति म्यूचुअल फंड निवेश कर सकते हैं और ETF के अंदर जो ओवरऑल लिमिट है वो $1 बिलियन की है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि हम बार बार चर्चा भी करते रहते हैं कि जो निवेशक हैं उनका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में और इसकी चर्चा हम काफ़ी समय से कर रहे हैं। आप अगर यहाँ पे डेटा देखें जो इनफ्लो है वो फंड्स जो कि ओवरसीज में इन्वेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट इन ओवरसीज फंड्स के अंदर इंक्रीज होता जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो AUM नवंबर 2020 में 7642 था करोड़ के अंदर, ये अब ऑलमोस्ट मतलब ये जो है डबल हो चुका है। तो इस वजह से ये जो लिमिट है ये इंक्रीज की गई है। दोस्तों अब हम चलते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नेस्ले का इंटरनल डॉक्यूमेंट को यहाँ पे कोट करके एक न्यूज़ आई है कि नेस्ले का जो फूड पोर्टफोलियो है उसके अंदर 60% जो फूड पोर्टफोलियो है वो अनहेल्दी है, मतलब वो जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये नेस्ले का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट था, मुझे नहीं मालूम ये बाहर कैसे आया, लेकिन यहाँ पे नेस्ले ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि इनके 60% फूड पोर्टफोलियो जो है वो रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ को मीट नहीं करता। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है और ऑब्वियसली शेयर मार्केट में शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर थी। दोस्तों यहाँ पे अगला एक पॉइंट जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि जो इंटरनेशनल वैक्सीन मेकर्स हैं फाइजर मॉडर्ना, तो यहाँ पे एक इंडेमनिटी के बारे में आपने देखा होगा कि आपको काफ़ी सारी न्यूज़ देखने को मिली होंगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये इंडेमनिटी क्या है, किस वजह से ये अभी इनको अप्रूवल नहीं मिल पा रहा, ऐसी भी खबर आई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इंडेमनिटी क्लॉज जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेगी कि ये जो इंटरनेशनल वैक्सीन मेकर्स हैं इनका अगर कोई भी साइड इफेक्ट होता है इन वैक्सीन्स का तो ये इनको इंडेमनीफाई किया जाएगा किसी भी लीगल इशू से। तो अगर आप ये पूरे मामले के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लिंक है जहाँ पे इस पूरे मामले को जो है काफ़ी अच्छे से समझाया गया है कि ये पूरा मामला है क्या और यहाँ पे क्या दिक्कत है और यहाँ पे क्या हो सकता है। तो इसका लिंक भी जो नीचे कमेंट सेक्शन में दिया गया है। दोस्तों इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर यहाँ पे काफ़ी अच्छी खबर है कि जो फेड की एक बीज बुक रिपोर्ट होती है उसके अंदर ऐसा बताया गया है कि जो रिकवरी है वो पिकअप कर रही है। इसका मतलब जो यूएस की इकॉनमी है वहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ये अगर आप न्यूज़ देखना चाहें तो देख सकते हैं। और यूएस जैसे कि आपको मालूम है कि इनका इम्पैक्ट ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है, तो एक ओवरऑल एक पॉजिटिव न्यूज़ है, एक अच्छी खबर है। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम अब मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पे एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी, एक्चुअली मैं उसका लिंक सेव करना भूल गया। तो उसमें बताया गया था कि जो सेंसेक्स है वो वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव इंडेक्स है। तो ये न्यूज़ मैं आपको यहाँ पे टेक्स्ट के द्वारा बता रहा हूँ। और जहाँ तक मार्केट की बात की जाए, पिछले हफ्ते मार्केट लगभग 1.5% ऊपर की तरफ गई
और यहाँ पे मार्केट के 15,400 से ऊपर जाने की जो संभावना लग रही थी वो कम लग रही थी, लेकिन मार्केट जैसा कि हमें मालूम है कि ये एक इरेशनल रहती है और यहाँ पे हमें जो है ऐसी सिचुएशंस के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। तो इसका कारण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण कारण है लिक्विडिटी, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो मार्केट के अंदर कोई भी मेजर करेक्शन होने की संभावना नहीं है, ये मैं आपको लगभग हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन मार्केट जो है एक साइक्लिक अप एंड डाउन जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग्स होती हैं वो साइकिल को फॉलो करती है, तो उसके बारे में हमारा जानना ज़रूरी होता है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडिया की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है इसने 6 के लेवल को क्रॉस कर दिया, लेकिन शायद ये 6 से ऊपर ना रह पाए, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई ने एक परचेज प्रोग्राम अनाउंस किया है और उसकी वजह से जो है बॉन्ड्स परचेज किए जाएंगे। तो इसके बारे में मैंने अभी पूरा विस्तार से पढ़ा नहीं है, इसके बारे में मैं अगले हफ्ते की वीकली वाणी में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये बॉन्ड यील्ड नट शेल के अंदर कहा जाए तो ये बॉन्ड यील्ड 6 से ऊपर शायद ना सस्टेन कर पाए, क्योंकि ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंटरेस्ट रेट्स को कम रखा जाएगा और ये बॉन्ड यील्ड को आप बार बार देख चुके हैं कि यहाँ पे 6 से नीचे रखने की कोशिश की जा रही है और ऐसा ही कुछ हमें अगले हफ्ते शायद देखने को मिले। दोस्तों यहाँ पे जहाँ तक बात है आपके ब्रेंट ऑयल की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो व्यू शुरू से यही है कि ये जो है इंक्रीज होगा और यहाँ पे एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि ब्रेंट ऑयल जो क्रूड ऑयल है इसका प्राइस इंक्रीज होता रहेगा। उसके इंटरनेशनल कारण है तो हम उनके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये इस समय 71.89 पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों गोल्ड की जहाँ तक बात की जाए, इस हफ्ते गोल्ड थोड़ा सा नीचे आया था लेकिन फिर वापस इसने रिकवरी दिखाई। पिछले हफ्ते की क्लोजिंग जो थी 1905 थी, इस हफ्ते की क्लोजिंग 1892 है, तो ऑलमोस्ट ये फ्लैट जो है क्लोज हुआ है। और यहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना है कि गोल्ड जो है वो 2000 USD का लेवल जो है टच कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो अगला पॉइंट है वो USD INR के ऊपर है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि इंडियन रुपी जो है स्ट्रांग हो रहा है, तो उसके पीछे का मैं आपको कारण बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडियन रुपी को स्ट्रांग होने दिया जा रहा है ताकि इन्फ्लेशन जो है, जो कि की कंसर्न है, आपने देखा कि जो WPI इन्फ्लेशन और CPI इन्फ्लेशन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। WPI इन्फ्लेशन 10% के मार्क से ऊपर चला गया था, तो वहाँ पे जो इन्फ्लेशन के कंसर्न्स हैं, तो रुपये को जब स्ट्रांग होने दिया जा रहा है तो उससे इन्फ्लेशन को ईज करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन के अंदर एक सबसे बड़ा कारण जो है वो क्रूड ऑयल का प्राइस है। जैसा कि हमने देखा वो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे रुपये को स्ट्रांग होने दिया जा रहा है ताकि इन्फ्लेशन पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का वीकली वाणी और इस हफ्ते के हम कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस हफ्ते कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण इवेंट लाइंड अप नहीं है जिसका स्टॉक मार्केट पे कोई मेजर इम्पैक्ट हो, तो यहाँ पे हमें इस फ्रंट के ऊपर कुछ ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का वीकली वाणी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। मैं इसको 10 से 15 मिनट के बीच में रैप अप करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप जो है सभी जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसको आप ब्रीफली आप उसको समझ पाएँ और उसके बारे में जान पाएँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आने वाले समय में अगर आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब की ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह के निवेश या ट्रेड का
निर्णय लें। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते वीकली वाणी के एक नए एपिसोड में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और मैं उम्मीद करता हूं कि अगला हफ्ता आपके लिए स्टॉक मार्केट में जो है एक मुनाफे वाला होगा और आप वहां पे काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों इसी आशा विश्वास के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे वीकली वाणी के एक नए एपिसोड में।